Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 13 of NCERT class 12th, Organism and Population, and this is the part 2 video of this chapter. Now start करते हैं. Question number 7. Formation of tropical forest needs mean annual temperature and mean annual precipitation is. ठीक है, एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का मतलब आप समझ सकते हो रेनफॉल. क्या है? रेनफॉल. तो यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका रेनफॉल या उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली क्या है, यानी कि मीन एवरेज क्या है वो पूछ रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए आपको ये एनसीईआरटी में फिगर 13.1 इस चैप्टर में आपको देखिएगा बायोम डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें आपको यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट एरिया है सबका बताया. जैसे डेजर्ट एरिया, ठीक है, ये आपका डेजर्ट एरिया. डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर आप देखिए कितना है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 20. ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 5 से लगभग 20 डिग्री सेल्सियस. ये है इसका, यहाँ से 5 से शुरू हो रहा है और 20 डिग्री सेल्सियस, 5 to 20 डिग्री सेल्सियस. और रेनफॉल आपको कितना दिख रहा है? रेनफॉल इज 50. ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल है. ग्रासलैंड का देखिए, ग्रासलैंड का टेम्परेचर यहाँ पे दिस वन, तो ग्रासलैंड का टेम्परेचर कितना है आपका? 0 से, यानी कि यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, 0 से लगभग आपका 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है. तो 0 से 25 डिग्री सेल्सियस है. और रेनफॉल आपको कितना दिख रहा है? रेनफॉल यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर तक है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर देखिए. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है? ये वाला, दिस वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है. यहीं से यहीं पे खत्म हो गया इतने एरिया में. ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल कितना है इसका? रेनफॉल भी इसका बहुत ज्यादा है, 200 से 400 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ से 200 से शुरू हुआ है, 400 के लगभग पार पहुंच गए. तो 200 से 400 इतना लंबा ये इसका रेनफॉल है. ठीक है, ये इसके रेनफॉल को डिपिक्ट कर रहा है. एंड दिस वन इज डिपिक्टिंग टेम्परेचर. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ है? दिस वन, ये आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है. तो टेम्परेट फॉरेस्ट का कितना है? लगभग 10 to 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये आपका 10 से शुरू हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली यहां तक आपका पहुंच रहा है. क्या है? ये आपका टेम्परेट फॉरेस्ट का. और रेनफॉल आपको कितनी समझ में आ रही है? रेनफॉल है 50 to 200. ठीक है, 50 to 200 आपका जो है ये भी ज्यादा है, लेकिन एटलीस्ट कम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से. तो यहाँ पे आपका कितना है? 50 से आपका 200, 50 से 200 सेंटीमीटर. आर्कटिक एरिया, ये देखिए, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, इसका टेम्परेचर आपको बहुत ही कम दिख रहा है. यहाँ पे ये माइनस में शुरू हो चुका है. ठीक है, ये 0 से ये माइनस में, यहाँ पे नीचे माइनस में जा रहा है. तो आर्कटिक का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा? लगभग -10 से -5. ठीक है, -10 से 5 के अप्रोक्स जो है इसका टेम्परेचर पहुंच रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस. और इसका रेनफॉल कितना है? रेनफॉल जो है वो 0 से 120 सेंटीमीटर. रेनफॉल कितना है? 0 से 120, यानी कि ये आपको इधर आ रहा है, यानी कि यहाँ से इतने एरिया में इसका रेनफॉल आ रहा है. कोनीफेरस का टेम्परेचर क्या है? कोनीफेरस का टेम्परेचर भी जो है, ये आपका कोनीफेरस एरिया है, ये भी लगभग आपका 0 से नीचे ही पहुंच रहा है. तो यहाँ पे आपका 0 से 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है. और रेनफॉल जो है वो आर्कटिक से ज्यादा है, 50 to 250 सेंटीमीटर. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का फॉर्मेशन, उसका मीन एनुअल टेम्परेचर. तो देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कितना है मीन एनुअल? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उसके अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं. जैसे 18 to 25 डिग्री सेल्सियस, ये इसका अप्रॉक्स मीन एनुअल टेम्परेचर है. और इसका जो रेनफॉल है दैट इज 200 to 400. इसका अगर हम अप्रॉक्स लेके चले तो 150, जो इसके ज्यादा क्लोज है, ठीक है, वो लेके चलते हैं. तो 150 से 400 सेंटीमीटर ये आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का आ जाएगा. प्रोडक्टिविटी के अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसमें है, सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसमें है, तो जहां पे टेम्परेचर सबसे कम है वो कौन सा है? आर्कटिक. जहां का रेनफॉल सबसे कम है वो कौन सा है? आर्कटिक. तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे मिनिमम होगी. ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट किसमें होगी? टेम्परेचर आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए.
ठीक है, वो कितना है 20-25, ये इतना आपको कहीं किसी का नहीं दिखेगा। तो ये आपका किसका है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। रेनफॉल वहां पे बहुत ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी, मॉइस्चर उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा बायोम अच्छा सा बनेगा, तो यानी कि प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा ही होगी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, और आपका आर्कटिक एरिया का जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज द मिनिमम प्रोडक्टिविटी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। यहां से आपको 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल्स द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। देखिए, आप फॉरेस्ट एरिया में किसी बहुत ही घने जंगल में, मान लीजिए आप एंटर कर रहे हो, ठीक है, ये घने जंगल में आप हो यहाँ पे, ठीक है, तो घने जंगल में आप देखते हो कि इस तरीके से बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक, ये ट्रीज हैं, फिर ये दूसरे ट्रीज जो इसको पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सनलाइट, ये सनलाइट है, तो सनलाइट आपको लग रहा है क्या ये सनलाइट की पूरी रेज यहाँ पहुंचती होगी नीचे की तरफ? नहीं, बहुत ही अंधेरा दिखेगा, और यहाँ का जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, नमी होगी बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये इस तरीके का एरिया होगा। तो वही पूछ रहा है कि कौन से ऐसे फॉरेस्ट प्लांट होते हैं इन चारों में से जो लाइट की कंडीशन को ग्राउंड तक पहुंचने में कंट्रोल करते हैं, यानी कि रोक के रखते हैं। लियानाज एंड क्लैम्पर्स नहीं, श्रब्स ये खुद ही बहुत छोटे से होते हैं और नीचे ही रहेंगे। हर्ब्स ये श्रब से भी छोटे होते हैं, तो ये और नीचे रहेंगे। मॉइस्चर वहां बहुत ज्यादा है, तो श्रब्स और हर्ब्स वहां पे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। टॉल ट्रीज, यहाँ पे जो मैंने बनाया वो टॉल ट्रीज ही है, तो टॉल ट्रीज जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, पूरी तरीके से नहीं, अप्रोक्सीमेटली 90-95% वो कंट्रोल कर लेते हैं कि सनलाइट जो है वो नीचे जमीन को हिट ना करे, और इससे वहां का जो सॉइल इरोजन ये सब कुछ नहीं होता है, किसी भी तरीके से ड्राई कंडीशन नहीं होगा। आपको फॉरेस्ट एरिया में हमेशा आपको नमी मिलेगी, ठीक है। तो 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 9, what will happen to a well growing herbaceous plant in the forest if it is transplanted outside the forest in a park? अब जिस जंगल में आप गए हो ना, उस जंगल में आप रहो, ठीक है, वहां पे मान लीजिए आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत एक हर्बेशियस प्लांट आपको दिखा, आप वहां से उसको मिट्टी सहित उसको उठा के लेके आए। जैसे मान लीजिए आप एक फॉरेस्ट एरिया में है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा ये छोटा सा पौधा था, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट था। इसको आपने क्या किया, यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, इन ट्रीज ने इसको पूरी तरीके से घेर के रखा है, तो नीचे क्या होगी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, नीचे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, शेडी एरिया है, तो इसने कहीं ना कहीं अपना खुद का एक माइक्रो क्लाइमेट बना लिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इस हर्बेशियस प्लांट को, आप गए बाहर, उस फॉरेस्ट से बाहर गए, आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे आपको एक सुंदर सा पार्क दिखा, आपने वहां पे इस पौधे को, छोटे से पौधे को लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, ये सनलाइट ना डायरेक्ट इस पे पड़ेगा, ठीक है, इसका जितना जो कंडीशन जिस जगह पे था ये पहले, उस जगह से कंडीशन जस्ट ऑपोजिट हो गई, समझ रहे हो। तो ऑप्शन देखिए क्या है, इट विल ग्रो नॉर्मली, क्या नॉर्मली ग्रो करेगा? नहीं, कैसे नॉर्मली ग्रो करेगा, सनलाइट डायरेक्टली हिट कर रही है उसको, अब वो जिस जमीन में, वहां कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, वहां का जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो उतना ज्यादा नहीं है, ह्यूमिडिटी उतनी नहीं है, तो वो नॉर्मली ग्रो तो नहीं करेगा। इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज प्लांटेड इन द सेम लोकेलिटी, फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एरिया को छोड़ के आया है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सेम लोकेलिटी में भी होगा, लेकिन उस फॉरेस्ट से तो आपने हटा दिया, तो नहीं, वो वेल ग्रो नहीं करेगा। इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट, यस, वो सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि आपने उसका माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर दिया, ठीक है। वैसा ही एरिया अगर उसको जिस एरिया में था, वो फॉरेस्ट एरिया में था, वहां से उठा के उसी फॉरेस्ट में अगर कहीं और लगाए होते जहां का कंडीशन सेम होता जैसा वो जिस जगह पे वो पहले था, तो शायद चांसेस थे, बट अभी तो वो ग्रो नहीं करेगा इस एरिया में। इट ग्रोज वेरी वेल बिकॉज द प्लांट गेट्स मोर सनलाइट, इसीलिए तो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो 9 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। तो देखिए पूछा है कि अगर एक पॉपुलेशन में 50 पैरामीशियम एक पूल में है, ठीक है, तो यानी कि आपका इनिशियल कितना है, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है पैरामीशियम का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50, ओके। अब फाइनल कितना है, फाइनल पॉपुलेशन, तो फाइनल पॉपुलेशन जो है वो कितना हो गया 150, कितने में, 1 घंटे में। तो यानी कि इसको आपने देखा कि T1 टाइम पे, ठीक है, यानी कि T1 टाइम पे एक
परफेक्ट टाइम पे, एक गिवन टाइम पे आपका जो पॉपुलेशन था, पैरामीशियम का पॉपुलेशन था 50 था, ठीक है। दूसरे टाइम पे यानी कि T2 टाइम पे उसका जो पॉपुलेशन हो गया 150 हो गया। तो पूछ रहा है कि ग्रोथ रेट इसका क्या होगा। तो सबसे पहले ग्रोथ रेट समझो क्या होता है। ग्रोथ रेट होता है एनुअल एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन में एक गिवन टाइम पे, एक निश्चित समय में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, वो बता रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या होगा, फाइनल से इनिशियल को आप माइनस कर दोगे, फाइनल से इनिशियल पॉपुलेशन को आप माइनस कर दोगे। फाइनल पॉपुलेशन कितनी है 150, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 50, तो कितना हुआ 100। तो पर आर आपका 100 पॉपुलेशन जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो यही पूछा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 11, what would be the percent growth or birth rate per individual per hour for the same population mentioned in the previous question? अब पीछे तो उन्होंने ग्रोथ रेट पूछा था, पर यहाँ परसेंट ग्रोथ पूछा गया है, ठीक है, यानी कि बर्थ रेट पूछा गया है। अब बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट को आप नेटालिटी भी कहते हो, नेटालिटी भी कहते हो, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ बर्थ अपॉन 1000 इंडिविजुअल, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना बर्थ हो रहा है, ये बताता है आपका नेटालिटी, ये बताता है आपका बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। अब क्योंकि ये परसेंट ग्रोथ पूछ रहा है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, परसेंट ग्रोथ पूछा है, सिर्फ बर्थ रेट नहीं पूछा है, ठीक है। तो परसेंट ग्रोथ इंटू 100, तो फाइनल कितना है आपका, फाइनल है आपका 150, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अप्रॉक्स पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कितना था 50 था, 150 था फाइनल। इनिशियल कितना था, सबसे पहले कितना पॉपुलेशन था 50 था, ठीक है। अपॉन कितना हुआ 50 इंटू 100, ठीक है। तो इसका माइनस किया आपने, कितना आया 100 अपॉन 50 इंटू 100, 5 to 10 और यहाँ पे आ जाएगा 200%, ठीक है। तो 11 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 200% जो है वो आपका इंक्रीज, इतना इंक्रीज हो रहा है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, a population has more young individual compared to the older individual। अब older individual क्या है, older individual है post reproductive, और जो आपके यंग इंडिविजुअल है, यंग इंडिविजुअल ये क्या है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी जा रहे हैं। और जो आपके ओल्डर इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज को वो पार कर चुके हैं। तो यही पूछा है कि पॉपुलेशन में अगर यंग इंडिविजुअल ज्यादा हैं ओल्डर इंडिविजुअल से, तो स्टेटस क्या होगा पॉपुलेशन को, तो डेफिनेटली प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो उतना ज्यादा वो रिप्रोडक्शन करेंगे, और जो आपका पॉपुलेशन है दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज। ओके, सो 12 का सी इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू। और भी क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।